यस, जो टॉपिक है हमारा नेक्स्ट वो है सेक्शन 57 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अब इस सेक्शन को काफ़ी इग्नोर किया गया है, न केवल बच्चों द्वारा अपितु शिक्षक के द्वारा भी, और अपितु कोर्ट के द्वारा भी, हाई कोर्ट के द्वारा भी और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी। इसके साइटेशन आप ढूंढोगे तो बड़ी मुश्किल से आपको 2-4 मिल पाएंगे। 2020 में केरला हाई कोर्ट का एक जजमेंट था, MP वारगेसी वर्सेस अनम्मा याकूब का। उसके अंदर हाई कोर्ट का जजमेंट था केरला, उसके अंदर शुरू के जो 2-3 पॉइंट थे उसमें यही बोला गया कि बड़ा दुख की बात है कि इतना अच्छा सेक्शन जिसका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज़ किया जा सकता है उसके ऊपर केस लॉ ही नहीं है, उसके ऊपर काम ही नहीं किया गया, उसका प्रैक्टिकल कंप्लायंस नहीं किया गया, और इसीलिए बड़ी जवाबदारी के साथ केरला हाई कोर्ट के वो जज साहब ने उसको पूरा प्रॉपर डिफाइन किया है। बहुत सारी बातें उसके बारे में बताइए उस केस में। आइए सेक्शन 57 को अपन डिस्कस करते हैं, और चाहे प्री की एग्जाम हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे आपके जीवन में कोर्ट के निजी कार्यों में आपका इसका काम हो, सारी बातों को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। अब एक कहानी समझते हैं कि सेक्शन 57 की आवश्यकता कब पड़ती है ना? अगर आपको ये पता चल जाए कि इसकी आवश्यकता कब पड़ती है, अगर आपको ये पता चल जाए कि इसके बिना कोई समाधान है ही नहीं, तब आपको इसकी याद जरूर आएगी। जैसे मान लो ए और बी दो भाई और इनकी एक बहन है सी। माता पिता का देहांत हो जाता है, प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है। बहन अच्छी होती है, वो बोलती है कि मुझे 1/3 प्रॉपर्टी में हिस्सा तो नहीं चाहिए भाइयों, लेकिन मेरी शिक्षा का और मेरे इसका एजुकेशन का इनका थोड़ा सा आप देख लेना, तो एक चार्ज क्रिएट में आपकी प्रॉपर्टी पे कर देती हूँ, ठीक है। तो हो सकता है कि चार्ज दो प्रकार से हो सकता है, या तो फिक्स चार्ज कर दे कि 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए, या केवल लिख दे कि एजुकेशन का जो भी खर्चा हो, फिर डिपेंड करेगा कितना होगा, मैरिज का जो भी खर्चा हो डिपेंड करेगा। फिर तो हम इस एग्जांपल में फिक्स कर लेते 2 मिनट कि सी ने बोला कि अगर इसको 5 लाख रुपए इस भाई की प्रॉपर्टी पे चार्ज मेरा, 5 लाख रुपए इस भाई की प्रॉपर्टी पे मेरा चार्ज है। सीधे अमाउंट का चार्ज कर दिया, तो एजुकेशन और मैरिज इस 5 लाख के अंदर बाय डिफॉल्ट आ जाएगी, अलग से पैसा इसके लिए नहीं दिया जाएगा। अब मान लो ये प्रॉपर्टी बी चाहता है कि मैं इस प्रॉपर्टी को क्या करूं, सेल करूं, लेकिन इस प्रॉपर्टी पे क्या है, इस प्रॉपर्टी पे तो बहन का भैया 5 लाख रुपए का चार्ज है। मतलब बहन को 5 लाख रुपए दूंगा तो प्रॉपर्टी से चार्ज हट जाएगा, अगर नहीं दूंगा तो इस प्रॉपर्टी के ऊपर एक प्रकार का इनकम्बरेंस रहेगा, मतलब भार रहेगा। और जिस प्रॉपर्टी के ऊपर इनकम्बरेंस हो वो कोई खरीदना पसंद नहीं करता, आप उसको फ्री ट्रांसफर नहीं कर सकते। फ्री मतलब एक ऐसा ट्रांसफर जो परचेज करेगा उसको प्रॉपर्टी फ्री ऑफ इनकम्बरेंस मिले, कोई भार नहीं, कोई टेंशन नहीं, फुल राइट, कंप्लीट राइट परचेसर को यहाँ पर नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि बहन का क्या है यहाँ पर चार्ज है उस प्रॉपर्टी के ऊपर। सर 5 लाख रुपए दे दो, बात खत्म। हाँ बात खत्म, सही बात। पर अगर बहन जी मना बोल दे 5 लाख रुपए लेने से, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि आपने 5 लाख रुपए बहन को घर पटक दिए है ना, आपको तो भैया ये जरूरी है कि 5 लाख रुपए की रिसीविंग वो आपको दे, और रिसीविंग भी इस प्रॉपर्टी के लगे हुए चार्ज के अगेंस्ट दे। मतलब आपने बहन के अकाउंट में 5 लाख रुपए डाल भी दिए तो आपका काम नहीं बनेगा। हो सकता है पैसा किसी और चीज का, उधार का हो, इसका उसका हो, हु नोस, क्योंकि चार्ज की लिखा पड़ी हुई है, एग्रीमेंट हुआ है, रजिस्टर्ड हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में जब बहन बोल दे कि नहीं भैया मैं तो 5 लाख रुपए नहीं ले रही, मेरे को तो ज्यादा चाहिए, लालच आ गया। भाई 5 लाख देने को तैयार है, बहन लेने को तैयार नहीं, और भाई चाहता है कि उसकी प्रॉपर्टी को वो किसी कारण से बेच दे। अब वो प्रॉपर्टी को बेचने का एग्रीमेंट करता है डी व्यक्ति से, एग्रीमेंट हो जाता है। दो जो ना, एक होता है सेल एग्रीमेंट, और एक बाद में बनती है आपकी सेल डीड, जिसके रजिस्टर होने पर आपकी पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो भाई एग्रीमेंट कर लेता है, पर उस प्रॉपर्टी के ट्रांसफर को एग्जीक्यूट नहीं करा पाता है ना, मतलब सेल डीड रजिस्टर्ड नहीं करा पाता है। कारण यही कि प्रॉपर्टी के ऊपर भार है, तो रजिस्ट्रार ऑफिस भी बोल रहा होगा कि सर ये तो बेच ही नहीं पाएंगे अपन जब तक कि बहन का चार्ज यहां से क्लियर ना हो। अब इस समस्या का समाधान किसी सेक्शन के पास है, तो वो है सेक्शन 57। हालांकि अगर आप जाओगे सीपीसी में तो ऑर्डर 34 में भी आपको शायद रूल 12 में कुछ बातें मिलेगी, पर स्कोप छोटा है। सेक्शन 57 का जो स्कोप है वो काफी बड़ा है ना। तो अगर ऐसा कहे तो कोई दिक्कत नहीं है कि एकमात्र सेक्शन है जो इस समस्या का
माकूल समाधान है। आइए इस सेक्शन के समाधान पे चर्चा करते हैं। अब भाई जा सकता है कोर्ट में अपनी प्रॉपर्टी को फ्री कराने के लिए, या जो परचेसर है वो भी कोर्ट में जा सकता है इस प्रॉपर्टी को फ्री कराने के लिए। कोर्ट फ्री तो करेगी नहीं ऐसे, कोर्ट बोलेगी भैया जो इसके ऊपर चार्ज है, जो इनकम्बरेंस है, उसको डिस्चार्ज कर दो। तो यहां तो भाई तैयार है डिस्चार्ज करने के लिए, प्रॉब्लम यह कि बहन पैसा लेने को तैयार नहीं है। अब कोर्ट बहन को आदेश दे सकती है, या कोर्ट ऐसा आदेश दे सकती है कि आप लोग 5 लाख रुपए जमा करा दें। आपके 5 लाख रुपए जमा कराते ही आपकी प्रॉपर्टी फ्री हो जाएगी। और एडिशनली हम बहन को भी बोलते हैं कि वो क्या करे, हम एडिशनली बहन को बोलते हैं कि वो जो 5 लाख रुपए जमा किए गए उस पैसे को वो ले सकती है, विड्रॉ कर सकती है। और चूंकि कोर्ट का आदेश है तो अब बहन की इच्छा मत ले, कोई दिक्कत नहीं, पैसा एक दिन सरकार को चला जाएगा, नहीं लोगे तो। और प्रॉपर्टी का आदेश हम कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी आज से फ्री है, तो जैसे वो कोर्ट का आदेश रजिस्ट्रार के पास पहुंचेगा, प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर है वो हो पाएगा, बी अपनी संपत्ति को डी को बेच पाएगा। 5 लाख रुपए बहन ने नहीं लिए तो क्या हुआ, अपन ने उसको कोर्ट में जमा करा दिया। ठीक है, तो ये कहानी है। और इसी कहानी के ऊपर और इस एग्जाम्पल से आप इस सेक्शन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब आइए हम इसके वर्ड टू वर्ड पे काम करते हैं, चूंकि उस तरीके से समझेंगे कि हमें प्रॉब्लम नहीं आए कहीं पर भी। वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू एनी इनकम्बरेंस, मतलब कोई भार है, चाहे पत्नी का मेंटेनेंस का भार हो, चाहे बहन की शादी का, पढ़ाई का, किसी न किसी प्रकार का कोई भी प्रॉपर्टी के ऊपर भार है, वेदर इमीडिएटली पेबल और नॉट, चाहे उसको अभी भुगतान करना हो, चाहे लंबे समय तक पेमेंट करना हो, है ना। अगर किसी का भार है कि जब तक ये मर नहीं जाता आपको उसको हर महीने 5,000 देने हैं, तो ये इमीडिएटली पेबल नहीं है, ये तो लंबे समय चलेगा, उसकी मृत्यु तक आपको उसको 5,000 रुपए महीने का भैया मेंटेनेंस देना है। ये भी एक भार है प्रॉपर्टी के ऊपर। इज सोल्ड बाय द कोर्ट, क्या हुआ भैया, प्रॉपर्टी सोल्ड की गई है, किसके द्वारा, नंबर 1 कोर्ट के द्वारा। और इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, या एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री में क्या हुआ, उसका सेल हुआ, और आउट ऑफ कोर्ट, या वो सेल आउट ऑफ कोर्ट भी हुआ हो। तो आप देखना इसका स्कोप कितना बड़ा है। अब वो डिग्री के माध्यम से सेल हो, कोर्ट के माध्यम से सेल हो, या कोर्ट के बाहर, मतलब कोई भी सेल हो, आप समझ लेना आप, क्योंकि है ना सब कवर कर लिया इसने, तीनों लोग कवर कर लिए, कोर्ट, एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री और आउट ऑफ कोर्ट, है ना। तो इसका जो स्कोप है बहुत बृहद वहां पर हो चुका है। अभी जो अपन ने एग्जाम्पल पढ़ा था वो इसका ही पढ़ा था कि आउट ऑफ कोर्ट अगर बी डी को बेचता है तो भी वो सेक्शन की मदद ले सकता है। द कोर्ट में बी थिंग्स ऑन द एप्लीकेशन, अगर कोर्ट को लगता है तो इसका मतलब कि कोर्ट के पास क्या है यहां पर इस सेक्शन में, डिस्क्रिशन। ठीक है। नंबर 2 ऑन द एप्लीकेशन ऑफ पार्टी, मतलब पार्टी एप्लीकेशन देगी तभी कोर्ट करेगी, कोर्ट सुमोटो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती, हालांकि कोर्ट क्यों करेगी, सुमोटो, है ना। डायरेक्ट और अलाउ पेमेंट इनटू कोर्ट, डायरेक्ट और अलाउ, अब इन दो शब्दों को भी समझना चाहिए, है ना, कि डायरेक्ट शब्द किसके लिए बोल रहा है, अलाउ शब्द, देखो जब ऑर्डर ऑफ कोर्ट है तो क्या होगा, कोर्ट डायरेक्ट करती है, और जब आउट ऑफ कोर्ट है तो कोर्ट यहां पर अलाउ करती है ना। तो अपने पढ़ा था ना ऊपर आउट ऑफ कोर्ट और बाय द कोर्ट, तो बाय द कोर्ट में कोर्ट क्या करेगी, डायरेक्ट, और आउट ऑफ कोर्ट में क्या करेगी, अलाउ, है ना। तो एक एक शब्दों को अपन चाहे कि क्लियर हो जाए तो वो समझने में आसान होगा। हाँ, अब 3 केस हो सकते हैं, मतलब किसी प्रॉपर्टी के ऊपर 3 प्रकार का चार्ज हो सकता है। पहला चार्ज एनुअल या मंथली चार्ज आपका हो सकता है। एनुअल मतलब हर साल आपको बहन को इतने पैसे देने, पत्नी को देने, माँ को देने, बाप को देने, किसी XYZ व्यक्ति को देने हैं। मंथली भी वैसा हो सकता है कि आपको मंथली मेंटेनेंस देना है, तो मंथली का सबसे अच्छा एग्जांपल है मेंटेनेंस, है ना। अगला जो केस है यहां पर एक कैपिटल सम। कैपिटल सम एक होता है फिक्स मतलब 10 लाख रुपए का भार है, जो अभी 5 लाख रुपए का था बहन का चार्ज भाइयों की प्रॉपर्टी पे, वो क्या था, कैपिटल सम फिक्स्ड, है ना। फिक्स था किसके ऊपर, ये प्रॉपर्टी के ऊपर। एक होता है कैपिटल सम ऑन डिटर्मिनेबल इंटरेस्ट। क्या होता है, हो सकता है कि एक प्रकार का ऐसा चार्ज हो
जो जिसका इंटरेस्ट क्या हो, डिटर्मिनेबल, मतलब जो समय के साथ या किसी घटना के साथ क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मतलब यहां पर ये कंफर्म है कि आपको एनुअली और मंथली पैसा देना है, यहां पर ये कंफर्म है कि आपको 10 लाख रुपए देना ही देना है, लेकिन यहां पर कंफर्म नहीं है कि देना है कि नहीं देना है, क्योंकि इंटरेस्ट कैसा है, डिटर्मिनेबल, वो चाहे तो खत्म किया जा सकता है या हो सकता है। मान लो एक बंदा है, एक लड़का है ना, वो किसी कोई लड़की होती है, उसकी कोई प्रॉपर्टी होती है, उसके ऊपर उसका 10% का चार्ज होता है ना। मान लो उसने पैसे उधार दिए वो लड़की को, तो जब लड़की को पैसे उधार दिए तो उसने बोला कि मैं आपको उधार ऐसे तो नहीं दे पाऊंगा, आपके पास जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर मेरा चार्ज क्रिएट अगर हो जाएगा तो मैं आपको पैसा दे दूंगा उधार। ठीक है, उसने कहा 10 लाख रुपए उधार दे दिए, और जो लड़की के पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी उसके ऊपर चार्ज कर दिया 10 लाख रुपए का। हो सकता है बाद में लड़का बोलता है कि अगर तुम मुझसे शादी, मतलब उसी एग्रीमेंट में लिखता है कि अगर आप मुझसे शादी कर लोगे इन केस, तो जो आपका है भार क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, चार्ज क्लियर हो जाएगा, ये वो कंडीशन इंपोज कर देता है। मतलब चार्ज तो है पर उसका इंटरेस्ट कैसा है, डिटर्मिनेबल। अब लड़की के पास ऑप्शन है, उस चार्ज को वो फ्री कर सकती है शादी करके या पैसा देके, दोनों उसके पास ऑप्शन है। तो इसमें 10 लाख रुपए देना नहीं देना कंफर्म नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट क्या है, डिटर्मिनेबल, खत्म हो सकता है बाय द पार्टीज, उनकी इच्छा, नहीं तो नहीं भी हो सकता है। तो यहां पर अमाउंट फिक्स है और यहां पर फिक्स नहीं है कि देना है कि नहीं देना है, इंटरेस्ट चूंकि क्या है, डिटर्मिनेबल। अब अपन आगे पढ़ते कहानी में। इन केस ऑफ एनुअल और मंथली सम चार्ज और कैपिटल सम चार्ज ऑन अ डिटर्मिनेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। अब ये दो केस कैसे, यहां पर अमाउंट देखो, मंथली में, एनुअल में और इंटरेस्ट जहां पर डिटर्मिनेबल में, यहां पर अमाउंट फिक्स है क्या, नहीं है। मंथली कब तक देना पड़ेगा पता, जैसे पत्नी का मेंटेनेंस है तो जब तक शादी ना करे दूसरी तब तक आपको देना है भैया, तो कुछ नहीं पता आपको। वैसे ही इंटरेस्ट डिटर्मिनेबल, आपको क्या पता कि वो क्या फैसला लेगी, तो दे भी नहीं सकते कंप्लीट अभी, लेकिन सिक्योरिटी रखना पड़ेगी। और एक होता है आपका अगला केस, कैपिटल सम, जहां पर अमाउंट फिक्स है कि भैया 10 लाख रुपए का चार्ज है, आप हाथों हाथ देके उसको क्लियर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर ऊपर के तीनों में हाथों हाथ देकर अमाउंट को क्लियर नहीं किया जा सकता है। मंथली में क्यों नहीं कर सकते, मंथली में क्योंकि लिखा है कि मंथली देना है, आप एक साथ दे नहीं सकते, क्योंकि एक कब तक देना है क्या पता आपको, ईयर पीरियड, एनुअली और मंथली वही है। और इंटरेस्ट डिटर्मिनेबल में इसलिए नहीं दे सकते आप, क्योंकि आपको क्या पता कि आपको देना पड़े ना देना पड़े, क्योंकि हो सकता है कि वो अगर शादी के लिए हाँ कर लेगी तो देना ही नहीं पड़ेगा, नहीं कर रही हाँ तो देना पड़ेगा, तो किसको पता हाँ करेगी ना करेगी, इसका मतलब कंफर्मेशन नहीं है। तो दो केस है, यहां पर अमाउंट क्या है भैया, कंफर्म है, क्या है, फिक्स है, और यहां पर फिक्स नहीं है। यहां पर भी दो केस है, एक में कब तक देना है, टाइम, एज टू टाइम फिक्स नहीं है, और यहां पर देना है या नहीं देना है यही फिक्स नहीं है, हो सकता है कि देना पड़े, हो सकता है कि नहीं देना पड़े। तो अब दो अलग अलग समस्याओं के दो अलग अलग फैसले सेक्शन के द्वारा भैया लिए जाते, आइए अपन समझने का प्रयास करते हैं। पहला केस क्या बोल रहा है, ऑफ सच अमाउंट हैज बीन इन्वेस्टेड इन द सिक्योरिटीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, द कोर्ट कंसीडर्स विल बी सफिशिएंट बाय मींस ऑफ द इंटरेस्ट देयरऑफ टू कीप डाउन और अदरवाइज प्रोवाइड फॉर डेट चार्ज। अब एक साथ पैसा आप ले नहीं सकते, जैसे मान लो हस्बैंड को बोल दिया कि आपको भैया 5,000 रुपए मंथली अपनी वाइफ को देना है। अब हस्बैंड ऐसा भी नहीं कर सकता कि वो 10 लाख रुपए जमा करा दे, एक साथ बोले कि छुट्टी मेरी नहीं हो पाएगी भैया। हाँ, अगर वो एलिमनी फॉर्म में है और एक बार में लिखा पड़ी होकर पूरा मामला खत्म हो रहा है कि इसके बाद में कुछ नहीं मांगूंगी, डेट्स अ सेपरेट इशू। अभी क्या कर रहे हैं, अभी पत्नी का है कि जब तक भैया वो दूसरी शादी ना कर लेती या उसका देहांत ना हो जाता तब तक आपको भैया उसको मेंटेनेंस देना है, उसको बच्चों को देना है। तो यहां पर 5,000 रुपए महीना उसको देना। अब दिक्कत ये है ना कि 5,000 रुपए महीना, अब क्या, अब आपको नहीं पता कि अमाउंट कितना बड़ा है, कितना लंबा चलेगा, क्या चलेगा। सेम प्रॉब्लम मंथली हो, एनुअली हो या वो वाला केस हो आपका इंटरेस्ट डिटरमाइन वाला, तीनों केस में कोर्ट क्या करेगी, वो एक इतनी बड़ी राशि को सिक्योर करा लेगी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में डाला जाए तो इतना इंटरेस्ट हर महीने आ जाएगी, 5,000 रुपया प्रॉपरली दे पाओ। तो एक ऐसा अमाउंट हस्बैंड को जमा करना पड़ेगा कोर्ट के अंदर, एक ऐसा अमाउंट हस्बैंड को अपनी प्रॉपर्टी फ्री कराने के लिए कोर्ट में जमा करना पड़ेगा, जिस अमाउंट से इस पत्नी का काम हो जाए बिना किसी दिक्कत के। मतलब वो जब तक उसका देहांत न हो तब तक भी हो जाए,
वो शादी कर लेता, मतलब उसकी व्यवस्था पूरी हो जाए, मतलब वाइफ को टेंशन नहीं हो, मतलब अल्टीमेटली आप सब्स्टिट्यूट करना चाह रहे हो। सब्स्टिट्यूट क्या कर रहे हो, आपका चार्ज किस पे था, एक मकान पे था, लेकिन इस मकान को आपको बेचना है। और देखिए प्रॉपर्टी का जो नेचर होता है वो होता है उसका बिकना, उसका रेगुलर सेल होना जरूरी है। प्रॉपर्टी की सेल पे रोक नहीं लगा सकते, तो इसलिए समाधान ये कि इस प्रॉपर्टी को बेचो, आप चार्ज हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर इस चार्ज का एक प्रॉपर आप क्या कर दो, सब्स्टिट्यूट क्रिएट कर दो। सब्स्टिट्यूट या तो दूसरा मकान लिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, या क्या करो, एक एग्जांपल के माध्यम से बताया है, कोर्ट चाहे तो अपने डिस्क्रिप्शन में और भी व्यवस्थाएं कर सकती है, क्योंकि इसका मूल उद्देश्य है कि उस पत्नी को हर महीने 5,000 रुपये मिलना चाहिए, तो अपना चार्ज दूसरी प्रॉपर्टी पे शिफ्ट करा सकती है ना, तो वो तो पार्टी खुद ही कर सकती है, कोर्ट उनको एडवाइस कर सकती है। मान लो कि प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो भाई एक काम कर, कैश जमा करा दे, मान लो करीब करीब उससे 15 लाख रुपए ले लेंगे, जिससे उसकी वाइफ का कोई टेंशन नहीं, हर महीने उसको पैसे मिल जाए। अभी अमाउंट 15 लाख होगा, 10 लाख होगा, 5 लाख होगा, कोर्ट तय करेगी, कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है। अल्टीमेटली जो ऑब्जेक्टिव वो क्या है कि वाइफ को यहां पर बिल्कुल भी टेंशन नहीं होना चाहिए कि प्रॉपर्टी वो सेल हो गई है तो मेरा जो चार्ज क्रेडिट था वो खत्म हो गया, तो यहां पर वाइफ को सिक्योरिटी दी जा रही है ना, ठीक है। अगला क्या है भैया, अगला है कि इन एनी अदर केस कैपिटल सम प्रॉपर्टी के ऊपर ये ऑफ द अमाउंट सफिशिएंट टू मीट द इनकम्बरेंस, अगर कोई फिक्स अमाउंट है 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए और उसका जो भी ब्याज होगा वो लेके दे के मामला खत्म करेंगे। तो पहले वाले में मामला लगातार चलेगा, दूसरे वाले में मामला चूंकि कैपिटल सम फिक्स्ड है, 10 लाख रुपए फिक्स है, 10 लाख रुपए ब्याज फिक्स है, मतलब एक ऐसा अमाउंट फिक्स है जिसको कैलकुलेट करके मामले को रफा दफा किया जा सकता है। पहले वाले में मामले को रफा दफा नहीं कर सकते, क्योंकि वो एनुअली पीरियडिकली इंटरेस्ट डिटर्मिनेबल वाला मामला है। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा, आगे आ जाओ। लेकिन इसके बाद भी बर्न अदर केस, दोनों ही केसों में कोर्ट के पास डिस्क्रिप्शन है कि वो एडिशनल अमाउंट भी रखा सकती है, कि कंटिजेंसी या किसी भी प्रकार से कारण है, अचानक पेट्रोल अचानक डीजल बढ़ जाता है तो कोर्ट का कहना है कि नहीं यार महंगाई अचानक बढ़ जाती है, कोई भरोसा नहीं आजकल कब दूध घी बढ़ जाए, तो ऐसी स्थिति में वो कंटिजेंसी रखती है कि नहीं भैया है ना, थोड़ा सा ज्यादा आप इसको रखिए, और कितना हो सकता है वो, एंड अदर कंटिजेंसी एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट एक्सीडिंग 1/10 पार्ट ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट टू बी पेड, है ना, मैक्सिमम कितना है 10%, जो भी अमाउंट है उसका 10% कंटिजेंसी, मान लो अगर 10 लाख रुपए दिए तो 10 लाख का 10% 1 लाख एडिशनली, मतलब 11 लाख रुपए आपसे मैक्सिमम ले सकते हैं, 1 लाख रुपए कंटिजेंसी है ना, कुछ ऊपर नीचे प्लस माइनस, क्योंकि दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम ये है कि प्रॉपर्टी जारी है, आप प्रॉपर्टी को फ्री कर रहे हो और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आप कुछ पैरेलल ला रहे हो। अब ये पैरेलल एकदम पैरेलल नहीं है, ये प्रॉपर्टी की वैल्यू अच्छी होती है वो सब रहता है, अब ये तो केवल अमाउंट है, तो ऊपर नीचे चीजें हो सकती है, तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए आपने क्या बोला 10 की बजाय भाई एक काम कर 11 लाख रुपए तू क्या करते जमा करा दे, ठीक है, जमा करा दिया उनने 10 लाख रुपए। अब ये 1 लाख रुपए कंटिजेंसी है, हो सकता है कि आपको बाद में मिल जाए, इसकी जरूरत ना पड़े, तो मान लो पत्नी 2 महीने बाद शादी कर ले तो उसके बाद आप कोर्ट में वापस जाकर अपना पैसा ले सकते हो। Thereupon the court may, if it thinks fit, and after notice to the encumbrance, unless the court, अब कोर्ट क्या करेगी, प्रॉपर्टी नोटिस टू द इनकम्बरेंस है ना, जिसके ऊपर भार था उसको नोटिस देगी, जरूरत लगती है तो, वरना कोई बात नहीं, और क्या डिक्लेयर करेगी, प्रॉपर्टी इज फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंस, कि प्रॉपर्टी पे किसी प्रकार का कोई भी इनकम्बरेंस नहीं है। अब इस ऑर्डर के लिए ही, इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन, इस डिक्लेरेशन के लिए ही वो व्यक्ति कोर्ट गया था, कि कोर्ट क्या करेगी, वो पैसा लेके फर्दर क्या करेगी, नोटिस देगी, नहीं लगेगा तो नहीं देगी, और क्या करेगी, डिक्लेयर कि भैया प्रॉपर्टी नाउ फ्री है, प्रॉपर्टी बेची जा सकती है, एंड मेक एनी ऑर्डर फॉर कन्वीनियंस वेस्टिंग ऑर्डर प्रॉपर गिविंग इफेक्ट फॉर द सेल। अब कितनी शानदार बात है, अब आप समझना, शुरू में जब आप पढ़ते हो ना तब क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ के बताता हूं 2 मिनट, आपको कंफ्यूजन होगा। इज सोल्ड बाय द कोर्ट या सोल्ड बाय आउट ऑफ कोर्ट, वहां पर लिखा हुआ है शब्द सोल्ड। अब इस केस में केरला हाईकोर्ट के केस में क्या हुआ था, प्रॉपर्टी सोल्ड नहीं हुई थी, प्रॉपर्टी एग्रीमेंट हुआ था, एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा था, तो जो जहां पर लगी थी एप्लीकेशन पहले डिस्ट्रिक्ट जज साहब को, उनने बोला कि नहीं नॉट मेंटेनेबल, वाई, इसलिए मेंटेनेबल नहीं है क्योंकि प्रॉपर्टी इज नॉट येट सोल्ड, और सेक्शन बोलता है कि सेल होगा उसके बाद ही क्या होगा, प्रॉपर्टी को हम, मतलब ये सेक्शन 57, प्रॉपर्टी जो इनकम्बरेंस है वो सेल हो जाए उसके बाद ही क्या होगा, मेंटेनेबल। अब आप समझना, इसको हाईकोर्ट ने बोला कि नहीं भैया गलत समझ लिया, क्यों, क्योंकि सोल्ड का मतलब ऐसा नहीं कि वो एब्सोल्यूट सोल्ड हो जाए, मतलब सोल्ड का मतलब है कि अगर ए और बी का एग्रीमेंट हो गया है, एक ने दूसरे को पैसे दे दिए हैं तो ये सोल्ड हो चुका है, अब जो बचा है वो केवल कन्वीनियंस की प्रोसेस है,
वो तो ट्रांसफर की प्रोसेस है कि आपको सेल डीड बनाएंगे, रजिस्टर्ड होगी, वो तो फॉर्मेलिटी है केवल, प्रॉपर्टी तो बिक चुकी है। तो यहां पर जो लिखा हुआ है ना कि कहेंगे भैया, हाँ, एंड मेक एनी ऑर्डर फॉर कन्वीनियंस, तो कन्वीनियंस का मतलब क्या है, एग्रीमेंट होने के बाद उसको जो फर्दर उसको पूरा एग्जीक्यूट कराना सेल डीड को, उसके लिए बोला गया है। तो प्रॉपर्टी का सेल होना जरूरी नहीं है, जिस प्रॉपर्टी को सेल होना है, जो प्रॉपर्टी बिकना चाहती है, उस प्रॉपर्टी के फाइनल रजिस्ट्री उसकी हो जाए, उसके पहले भी 57 की जो एप्लीकेशन है भैया वो क्या है आपकी मेंटेनेबल है। यह बात यहां पर भैया समझने वाली है। और वेस्टिंग ऑर्डर प्रॉपर फॉर इफेक्टिंग, मतलब सेल को बेस्ट देने के लिए जो करना पड़े कोर्ट आदेश देगी, मतलब कोर्ट को उस प्रॉपर्टी के चांद में लगे धब्बे को हटाने के बाद क्लियरली, मतलब सभी लोगों को संतुष्टि हो जाए, जिसके ऊपर भार था वो भी संतुष्ट हो जाए, जिसके ऊपर चार्ज था वो भी संतुष्ट हो जाए, और जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है वो भी संतुष्ट हो जाए, मतलब तीनों लोगों को क्या करना है, संतुष्ट करना है। तो ऐसा ऑर्डर देना है जिससे सब क्या हो जाए, खुश हो जाए, किसी के मन में कोई भी टेंशन नहीं रहे उस काम के होने के बाद। लेने वाले का टेंशन नहीं रहे, देने वाले का नहीं रहे कि मांगने नहीं आ जाए, और जिसके ऊपर चार्ज है उसको भी नहीं रहे कि यार चलो यार पैसा मेरा आ जाएगा। ठीक है, अगला ये कि आफ्टर नोटिस ऑन द पर्सन, अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, अब जिसको पैसा देना था वो कोर्ट है ना, जो भी उसके ऊपर था उसको पैसा मिल जाएगा बकायदा प्रॉपर, या उसको मंथली मेंटेनेंस जो भी होगा, है ना। इसका सी वाला पॉइंट बोल रहा है कि अब लोगों को पैसा देने की प्रोसेस है, पैसा लेकर पैसा देने वाली प्रोसेस सी में है ना। प्रॉपर्टी फ्री हो गई है, कोर्ट के पास पैसा आ गया, अब उस प्रॉपर्टी को कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे उसको निकालना है, वो सी में कोर्ट तय करेगी। डी में बोला है कि इसकी अपील होगी बकायदा एज अ डिक्री, डीम डिक्री तो नहीं बोला है पर लगभग डीम डिक्री की वैल्यू है, क्योंकि डीम डिक्री भी इसलिए बोला जाता है कि डिक्री के जो सारे फीचर है वो आपको मिल जाए, अपील हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो यहाँ पर भी उसका हो जाएगा। तो डीम डिक्री की तरह ही आप इसको याद कर सकते हो। और इसमें कोर्ट का मतलब है हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट जज या स्टेट गवर्नमेंट जिस कोर्ट को अलाउ कर दे, तो वो यहाँ पर उनके पास ये पावर है कि वो ऐसा आदेश निकाल सकते हैं, वो ऐसा आदेश कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको सारी बातें यहाँ पर समझ में आ गई होगी, सारा मामला आपके सामने क्लियर होगा। और कुछ मैं देख लेता हूँ अगर कुछ है बचा हुआ, नहीं, ठीक है, सारी बातें हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि आपको टॉपिक अब पूरा प्रॉपर समझ में आ गया होगा। शुरुआत कहाँ से हो रही है? शुरुआत हो रही है एक एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन लगाई जा रही है कोर्ट के अंदर, किस बात के लिए कि प्रॉपर्टी का इनकम रेंज को फ्री कर दो, एक प्रॉपर्टी उसको फ्री डिक्लेयर कर दो आप, जो कंडीशन है कोर्ट आपके मानने को तैयार है। कोर्ट क्या करती है? कोर्ट फिर ऑर्डर करती है एक अमाउंट को, फिर कोर्ट आदेश करती है कि प्रॉपर्टी आज से फ्री हो गई है, फिर उस अमाउंट का कोर्ट क्या करती है? डिस्ट्रीब्यूट करती है, और आखिर में बताया गया कि इसकी अपील किस तरीके से होगी। तो एक प्रॉपर सेक्शन 57 उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट इसके रिगार्डिंग हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और कोशिश करेंगे कि जिस भी सेक्शन को पढ़े, जिस भी सेक्शन को समझे, उसको पूरा समझे, तल्लीनता से समझे। एक बार समझने के बाद अगर आपको सेक्शन के यूज पता चल जाए कि इसका यूज क्या है, अगर ये ना होगा तो क्या होगा, है ना, खाने में नमक ना होगा तो क्या होगा, उसके बाद नमक जिंदगी में भूलोगे नहीं आप। तो अगर सेक्शन का यूज पता चल जाए कि कौन से दर्द की ये दवा है, तो डेफिनेटली बहुत आसानी के साथ आप टीपीए तो क्या जितने भी लॉ है बहुत आसानी के साथ आप कर सकते हो, समझ सकते हो। और मैं ऐसा कहता हूं कि किसी भी सेक्शन को घायल करके नहीं पढ़ना चाहिए, उसको मार के पढ़ना चाहिए। क्या मतलब है? अगर आप घायल करते हो ना तो वापस वो थोड़े दिन बाद खड़ा हो जाता है। घायल करने का मतलब आपने उसको ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, है ना, आपको लगा कि वो हो गया है, वो समझ लिया अपन ने उसको, पर ऐसा होता नहीं है। वो 15 दिन बाद आप वापस पढ़ोगे, वापस एकदम शेर बन के खड़ा हो जाएगा, अब आपको वापस उससे लड़ना है। तो किसी भी सेक्शन को पढ़ो तो उसको मार दो समझ समझ के, ताकि वो वापस उठ के खड़ा ना हो। इस तरीके से लॉ को पढ़ना, जब भी पढ़ना ही मत, ऊपर से पढ़ने का कोई सेंस ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। जब तक प्रॉपर कंसेप्ट, प्रॉपर क्लैरिटी ना आए जीवन में, लॉ में, किसी भी फील्ड में, तब तक आप बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। गाड़ी प्री में, मेंस में, इंटरव्यू में, जज बनने के बाद भी तो सफल होना है, एक अच्छा जज भी तो बन के बताना है। तो आज समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।